अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। ये बयान उस समय का है जब ब्रजभूषण शरण सिंह मुश्किलों में घिरे हुए थे। उनके अपनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब वक्त का पहिया घूम गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का वक्त बदल गया है, क्योंकि दिल्ली की अदालत ने ब्रजभूषण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट से मिली इस क्लीन चिट के बाद जश्न मनाया जा रहा है। उनका ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे वो कोई ओलंपिक मेडल जीत कर आए हों। हालांकि अब ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन सवाल ये है कि अब उनका अगला सियासी दांव क्या होगा। क्या वो बीजेपी में रहकर पुरानी साख वापस पाएंगे या फिर अखिलेश यादव का हाथ थामकर बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि ब्रजभूषण सिंह सिर्फ एक नेता या एक जिले के सांसद नहीं हैं। पिछले 30 सालों में उन्होंने गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और अयोध्या के इलाके यानी पूरे के पूरे देवी पाटन मंडल में अपना ऐसा दबदबा बनाया है जो किसी पार्टी या जाति की सीमा से बहुत ऊपर है। ब्रजभूषण पूर्वांचल की कम से कम 25 विधानसभा सीटों पर सीधा असर रखते हैं और इतिहास इसका गवाह भी है। 2007 का चुनाव बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की अनदेखी की और नतीजा 25 में से बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। 2012 का चुनाव ब्रजभूषण सिंह सपा में चले गए। उस चुनाव में सपा को इस इलाके की 18 सीटें मिली और बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर ही सिमट गई। 2017 और 2022 का चुनाव ब्रजभूषण सिंह वापस बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी ने इस इलाके में एक तरफा जीत दर्ज की। यानी आंकड़े साफ बताते हैं, ब्रजभूषण जिस पाले में खड़े होते हैं वहां की गेंद उसी पाले में गिर जाती है। अब बात करते हैं उस मनभेद की जो पिछले कुछ समय से बीजेपी और ब्रजभूषण के बीच दिखाई दे रहा है। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद बीजेपी ने 2024 में ब्रजभूषण का टिकट काट दिया। राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे होने के बावजूद उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया। इस बात की टीस उनके बयानों में बार बार दिखाई भी दी। हाल ही में भागलपुर में ब्रजभूषण ने बीजेपी को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसी को लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो एक बार बोल दो कि मेरी जरूरत नहीं है, हम अपनी उपयोगिता को साबित कर देंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रति ब्रजभूषण का रुख हमेशा से ही नर्म रहा है। ब्रजभूषण और मुलायम सिंह यादव दोनों ही पहलवान रहे हैं, इसीलिए दोनों परिवारों में पुराने घरेलू रिश्ते भी हैं। ब्रजभूषण ने खुद एक जगह पर कहा था कि उनके ऊपर आरोप लगे थे, तब अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था और अपनी पार्टी के नेताओं को भी शांत रखा था। ब्रजभूषण इसे अखिलेश का बड़ा एहसान मानते हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण बीजेपी को बाय बाय बोलकर सपा का दामन थाम लेंगे। कोर्ट है, जजमेंट है और उसके हर जजमेंट का हम फैसला स्वीकार करते हैं। तो क्या वो ये पार्टी ज्वाइन करेंगे कि सपा में जाएंगे? अब ये सिर्फ नेतृत्व का मामला है, ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये पार्टी का निर्णय है। अदालत से बरी होने के बाद अब गेंद बीजेपी के पाले में है, लेकिन बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन है। टिकट बंटवारे की बात करें तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में देवी पाटन मंडल की 40 से 50 सीटों पर ब्रजभूषण का अपना कैडर है। अब वो अपने समर्थकों के लिए टिकट मांगेंगे और बीजेपी उन्हें आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती। यूपी का क्षत्रिय समाज का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि ब्रजभूषण को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। ऐसे में अगर ब्रजभूषण सिंह नाराज होकर बीजेपी छोड़ देते हैं तो पूर्वांचल की करीब 70 से 100 सीटों पर क्षत्रिय वोट बैंक बीजेपी से छिटक सकता है। याद कीजिए 2002 का चुनाव, जब कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ी थी तो भले ही वो खुद 5 सीट जीत पाए थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के 97 उम्मीदवारों को हरा दिया था। ब्रजभूषण भी बीजेपी के लिए वही खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी ब्रजभूषण को ज्यादा तवज्जो देती है तो विपक्ष महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगा, जिससे महिला वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। साथ ही यूपी बीजेपी के अंदरूनी गुट और सीएम योगी के साथ उनके रिश्तों की खींचतान पूरी तरह से जगजाहिर है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब पूरी तरह आक्रामक मूड में हैं। उन्हें 2029 में फिर से लोकसभा पहुंचना है और 2027 के यूपी चुनाव में अपनी ताकत दिखानी है। अगर बीजेपी ने उन्हें समय रहते 2029 के टिकट का आश्वासन नहीं दिया या 2027 में उनके समर्थकों की अनदेखी की तो ब्रजभूषण कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नेता हैं। वो बीजेपी में रहें या सपा में जाएं, अपनी उपयोगिता साबित किए बिना शांत नहीं बैठेंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी में ही रहना चाहिए या फिर अखिलेश यादव का दामन थाम लेना चाहिए। जब से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने कमाल दिखाया है, तभी से यूपी की राजनीति में एक ही शब्द गूंज रहा है, पीडीए। अब 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने इस फॉर्मूले को राजनीतिक ट्विस्ट देने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव अब सिर्फ पिछड़ों और दलितों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब उनकी नजर यूपी के असरदार ब्राह्मण वोट बैंक पर भी टिक गई है। अखिलेश का नया नारा है, पीडीए में पंडित और पीड़ित सब साथ साथ हैं। अब सवाल यह है कि क्या पीडीए के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़कर अखिलेश यादव 2027 का रास्ता आसान कर पाएंगे और इस नए दांव से बीजेपी की सिरदर्दी कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। मामला शुरू होता है छोटे लोहिया कहे जाने वाले समाजवादी विचारक पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती से। सुबह करीब 11:30 बजे अखिलेश यादव लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। गोल्फ कार्ट में बैठकर वो प्रतिमा स्थल तक गए, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन असली सियासी हलचल की शुरुआत हुई लखनऊ में मौजूद समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से। वहां समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज के लिए एक खास कार्यक्रम रखा, जिसे नाम दिया गया प्रबुद्ध जन सम्मेलन। इस सम्मेलन में पूरे उत्तर प्रदेश से आए ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेता, पदाधिकारी और प्रबुद्ध समाज के लोग शामिल हुए। मैसेज एकदम साफ था, सपा अब सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो ब्राह्मण समाज को भी पूरी तरजीह दे रही है। इस सम्मेलन के मंच से अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर सीधा और तीखा प्रहार किया। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा। लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। बटकों के साथ जो अपमान किया और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा। कौन सा मुकदमा लगाया था? झूठा पॉस्को वाला। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि पूजनीय शंकराचार्य झुके नहीं। यहां अखिलेश ने सीधे बीजेपी के हिंदुत्व वाले कार्ड पर चोट की। उन्होंने मैसेज दिया कि खुद को सनातन की रक्षक बताने वाली सरकार में धार्मिक गुरुओं और ब्राह्मण बटुकों को अपमान का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा, हमारी सनातन धर्म की समाजवादी विचारधारा है, हम सबको साथ लेकर बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा बिल्कुल झूठा है। इसके बाद अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपने ही अंदाज में व्यंग कर दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो और उस
उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा। आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को। अब बात करते हैं उस वादे की जो अखिलेश यादव ने इस सम्मेलन में आए नेताओं से किया। अखिलेश यादव ने अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि पिछली बार कई साथी चुनाव लड़े थे लेकिन छोटी छोटी चूक की वजह से रह गए थे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। उन्होंने भरोसा दिया ब्राह्मण समाज के नेताओं को चुनाव में और पार्टी में पूरा का पूरा सम्मान मिलेगा। अगर कोई साथी चुनाव लड़ने या पद पाने से छूट भी जाए तो सरकार बनने पर उन्हें बड़े धार्मिक और सामाजिक ट्रस्टों में शामिल किया जाएगा। यूपी में ब्राह्मण समाज किसी भी चुनाव का रुख पलटने की ताकत रखता है। 2007 में जब मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की थी तब भी ब्राह्मण वोट बैंक निर्णायक साबित हुआ था। अब अखिलेश यादव भी उसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या अखिलेश यादव का ये नया दांव, जहां पीडीए में पंडित यानी ब्राह्मणों को भी जोड़ने की बात हो रही है, क्या ये दांव 2027 के चुनावों में सुपरहिट साबित हो पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी से नाराज चल रहे ब्राह्मण समाज का झुकाव सपा की तरफ हो सकता है? झारखंड में सरकारी नौकरियों और भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। एक तरफ छात्र कड़कड़ाती धूप और मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी अब बैकफुट पर आती नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से 2 बड़े अधिकारी खुद आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे और उन्हें बातचीत के लिए सीएम हाउस आने का न्योता दे दिया। लेकिन छात्रों ने भी साफ कह दिया, अगर बात करनी है तो बंद कमरों में नहीं बल्कि सारे छात्रों के सामने आकर बात कीजिए। अब सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन का ये न्योता आंदोलन को शांत कर पाएगा या फिर बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। दरअसल हुआ ये है कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं। मामले को बढ़ता देख सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार प्रदर्शनकारी छात्रों से खुद मिलने पहुंचे। अफसरों ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के 5 प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए सीएम हाउस बुलाया है, आइए बैठकर इस मुद्दे का रास्ता निकालते हैं। लेकिन मैदान में डटे छात्रों ने तुरंत हाँ नहीं कहा। छात्रों ने साफ साफ 2 बातें कह दी। मुख्यमंत्री जी को जो भी बात करनी है वो यहाँ पर आकर सभी छात्रों के बीच में बात करें। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने आकर छात्रों की चिंताओं पर बड़ा बयान दिया था। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और निश्चित रूप से अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं और छात्रों की हर जायज बात को बहुत ही गंभीरता से सुना जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर छात्र इतने गुस्से में क्यों हैं और उनकी मांगे क्या हैं। उनकी पहली मांग है 14वीं जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को तुरंत ही रद्द कर दिया जाए। उनकी दूसरी मांग है जेएसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के पूरे सिस्टम में बड़ा सुधार किया जाए। उनकी तीसरी मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच या तो सीबीआई करे या फिर राज्य के बाहर के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की एक स्वतंत्र टीम इसकी जांच करे। अपनी इन मांगों को लेकर आंदोलन और तेज हो गया है। गुरुवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से ठीक पहले 2 महिलाओं समेत 5 और छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब अनशन पर बैठने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। एक तरफ भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का गिरता स्वास्थ्य और उनका गुस्सा है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या छात्र सीएम हाउस जाकर बातचीत करते हैं या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद छात्रों के बीच पहुंचकर इस गतिरोध को खत्म करते हैं।
क्या सरकार को छात्रों की मांग मानकर परीक्षाओं की सीबीआई जांच करानी चाहिए? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसके अलावा ये भी जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वैसे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।